बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एफिशिएंसी। लेकिन स्टूडेंट्स, एफिशिएंसी को डिस्कस करने से पहले हम दो डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें से इनपुट की बात करेंगे और आउटपुट की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने एनर्जी की बात की थी। जब हमने एनर्जी को डिस्कस किया तो देन हमने कहा था कि कोई भी बॉडी अगर एनर्जी रखता है तो इसका मतलब है वर्क कर सकता है, या अगर कोई भी बॉडी वर्क करना चाहता है तो उसके लिए एनर्जी का होना लाजमी है। इसी तरह से अगर हमने किसी मशीन से काम लेना है तो उसके पास एनर्जी होना ज़रूरी है, या अगर किसी इंसान ने काम करना है तो वो भी उसके पास एनर्जी का होना ज़रूरी है। तो किसी मशीन से काम लेने के लिए जो हम उसको एनर्जी देते हैं वो इनपुट कहलाता है। इसी तरह से इंसान को एनर्जी लेना है तो वो खाना खाता है, पानी पीते हैं, तो उसकी बिना के ऊपर में केमिकल प्रोसेस होने से उसके बॉडी के अंदर में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वो एनर्जी जो इंसान अपनी खुराक से हासिल करता है वो उसका इनपुट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, वी गिव सम फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मशीन्स एज इनपुट टू गेट यूजफुल वर्क डन बाय द, जिन्हें हम मशीन्स को जो एनर्जी देते हैं और जिस मशीन को जिस फॉर्म में एनर्जी चाहिए उस मशीन को उसी फॉर्म में जो हम एनर्जी देते हैं दैट इज़ कॉल्ड इनपुट। देखिए ना, फ़ैन है, हम उसको उससे वर्क लेना चाहते हैं तो देन हम उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तो ही हम उससे वर्क ले पाते हैं। तो जो फॉर्म ऑफ एनर्जी फ़ैन को वर्क करने के लिए चाहिए, इस तरह अदर मशीन्स को वो जिस तरह की एनर्जी की ज़रूरत है जिससे वो वर्क कर सकते हैं, वो एनर्जी जब हम उनको देते हैं तो वो इनपुट कहलाता है। यानी द एनर्जी, द वर्क डन ऑन अ मशीन इज़ कॉल्ड इनपुट। रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स डेफिनेशन को, द वर्क डन ऑन अ मशीन इज़ कॉल्ड इनपुट। जो हम मशीन के ऊपर वर्क करते हैं वो इनपुट कहलाता है। एंड द वर्क डन बाय अ मशीन इज़ कॉल्ड आउटपुट। और हम मशीन से जो काम लेते हैं और जो मशीन वर्क करती है, जो रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें मशीन से चाहिए होती है, वो मशीन हमें उसी फॉर्म की एनर्जी देती है जो हमें चाहिए होती है, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट ऑफ अ मशीन। और इनके दरमियान जो रेशो होता है इसको स्टूडेंट्स हम एफिशिएंसी कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, डेफिनेशन है हमारे पास में, efficiency of a system is the ratio of the required form of energy obtained from the system as output to the total energy given to it as input. Then efficiency क्या है? Efficiency is the ratio between output and input. अब साथ में आउटपुट को भी डिफाइन कर दिया, इनपुट को भी साथ ही डेफिनेशन में डिफाइन कर दिया। देन एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज द रेशो, के जो रेशो है किसके दरम्यान में? रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी obtained फ्राम द सिस्टम। तो रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हम सिस्टम से मतलब मशीन से चाहते हैं तो उसको आउटपुट कहते हैं। और इसका रेशो किसके साथ लेना हमने? टू द टोटल एनर्जी गिवन टू इट। और जो हम मशीन को एनर्जी देते हैं, और मशीन को एनर्जी देने का मतलब है इनपुट, यानी आउटपुट और इनपुट के दरम्यान में जो रेशो होता है दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। और स्टूडेंट्स इस बात की केयर रखना है आपने, यानी एफिशिएंसी रेशो किसका है? आउटपुट का इनपुट के साथ रेशो है। अगर आप इनपुट ओवर का रेशो आउटपुट से लिखेंगे, जिन अगर आप इनपुट को पहले लिखेंगे आउटपुट को बाद में लिखेंगे तो वो फार्मूला गलत हो जाएगा हमारा। इसलिए रेशो में तरतीब का हमेशा ख्याल रखा जाता है। यानी ये रेशो किसके दरम्यान में है? आउटपुट और इनपुट के दरम्यान में है। यानी फार्मूला हमारे पास बन गया, एफिशिएंसी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट ओवर टोटल इनपुट एनर्जी। यानी आउटपुट का इनपुट के सामने रेशो। लेकिन एफिशिएंसी को हमेशा परसेंटेज में निकाला जाता है।
तो परसेंटेज एफिशिएंसी निकालने के लिए हम इसको 100% 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन हमारा फार्मूला परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद स्टूडेंट्स अब देख सकते हैं एक पैराग्राफ के अंदर में थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दिया गया है एफिशिएंसी से रिलेटेड। एन आइडियल सिस्टम इज दैट गिवन विच गिव्स एन आउटपुट इक्वल टू टोटल एनर्जी यूज बाई इट। मतलब क्या है कि आइडियल मशीन हमारे पास में वो होती है जिसके ऊपर हम जितना इनपुट करते हैं वो हमें उतना ही आउटपुट देगा। आप खुद ही देखें ना, फार्मूले में अगर हम वैल्यू पुट कर दें, यानी आउटपुट की वैल्यू 1 पुट कर दूं, इनपुट की वैल्यू 1 पुट कर दूं यहाँ पर, तो मेरे पास में एफिशिएंसी का आंसर आएगा 100%। मतलब कि उस मशीन की एफिशिएंसी 100% है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। People have tried to design a working system that would be 100% efficient, but practically such a system does not exist. नहीं, प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा अभी तक। जिन्हें साइंटिस्ट और अदर पर्सनस जो मशीन्स डेवलप करते हैं उनकी एफर्ट तो यही है कि हम कोई ऐसी मशीन डिज़ाइन कर सकें जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, लेकिन 100% एफिशिएंसी की मशीन अभी तक कोई भी डिज़ाइन नहीं कर पाए। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न स्टूडेंट्स ये है, एवरी सिस्टम मीट्स एनर्जी लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन दैट काज हीट नॉइस। जिन्हें कोई भी मशीन चलती है उसकी आवाज़ पैदा होती है और वो हीट अप हो जाती है, तो एनर्जी ज़ाया हो रही है। यानी हमें जो फॉर्म ऑफ एनर्जी चाहिए उस वो नहीं मिल पा रही सारी की सारी। यानी वो हम जो उसको इनपुट दे रहे हैं वो नॉइस की फॉर्म में, आवाज़ की शक्ल में, जो शोर होता है मशीन का उसकी शक्ल में, और हीट की एनर्जी की शक्ल के अंदर में एनर्जी हमारी ज़ाया हो रही है। यानी कि जो हमने इनपुट दिया मशीन को, जो हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी मशीन को, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी टोटली हमें रिक्वायर्ड फॉर्म में नहीं मिल रही है। फॉर एग्जांपल हम मशीन से मैकेनिकल वर्क लेना चाह रहे हैं तो हमें आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, इनपुट में हम उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन हमें मैकेनिकल एनर्जी के साथ साथ में हीट एनर्जी भी मिलती है, साउंड एनर्जी भी मिलती है, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि वो उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं रही, क्योंकि हमारी दी गई एनर्जी साउंड एनर्जी की फॉर्म में ज़ाया हो गई और हीट एनर्जी की फॉर्म में भी ज़ाया हो रही है, जो कि हमें नहीं चाहिए। इस वजह से एफिशिएंसी किसी भी सिस्टम की 100% नहीं होती है। तो दीज आर नॉट द यूजफुल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड गो वेस्ट। यानी जो नॉइस और हीट हमें एनर्जी नहीं चाहिए मशीन से, इस वजह से वो तो हमारे लिए ज़ाया होगी एनर्जी। दिस मीन्स वी कैनॉट यूटिलाइज ऑल द एनर्जी गिवन टू द वर्किंग सिस्टम। यानी जितनी भी हमने सिस्टम को एनर्जी दी है, जितना हमने आउटपुट दिया है, हमें आउटपुट जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में नहीं मिला सारे का सारा। The energy in the required form obtained from the working system is always less than the energy given to the input। यानी आउटपुट हमेशा इनपुट से कम ही मिलता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपने ये टेबल लर्न करना है, यानी इसमें एफिशिएंसी बताई गई है, कौन सी डिवाइसेस की कितनी एफिशिएंसी होती है, तो साथ में इनपुट और आउटपुट भी बताया गया है। लेकिन आपने एफिशिएंसी भी याद रखना है कि एफिशिएंसी कितनी होगी। जैसे कि इलेक्ट्रिक लैंप की एफिशिएंसी 5% है, देखिए कितनी एनर्जी हीट एनर्जी में ज़ाया कर देता है। पेट्रोल जो है उसकी एफिशिएंसी पेट्रोल इंजन उसकी एफिशिएंसी 25% है। इलेक्ट्रिक मोटर्स की एफिशिएंसी 80% होती है, इलेक्ट्रिक फैन की एफिशिएंसी 55% है, और इसी तरह सोलर सेल्स की एफिशिएंसी ओनली 3% है। एफिशिएंसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है इसको भी डिस्कस करते चले यहाँ पर। देन यहाँ पर हम बात करते हैं वर्क की, पावर की, कि पावर क्या है। तो स्टूडेंट्स आप डेफिनेशन दे सकते हैं पावर की। पावर इज़ डिफाइंड एट द रेट ऑफ डूइंग वर्क। और स्टूडेंट्स हम काफ़ी बार क्लास में बात कर चुके हैं कि जब भी रेट का वर्ड इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब होता है हम उस क्वांटिटी का टाइम से रेशो ले रहे हैं, यानी टाइम से कंपैरिजन कर रहे हैं। एग्जाम्पल की मदद से बात को समझते हैं स्टूडेंट्स। 2 persons हैव डन इक्वल वर्क, one took 1 hour to complete it and the other completed it in 5 hours। यानी दो आदमी काम कर रहे हैं, दोनों का काम एक ही है जो दोनों पर्सन कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी 1 घंटे में काम कर लेता है, दूसरा उसी काम को 5 घंटे में करता है। तो किसमें काम करने की सलाहियत ज़्यादा हुई? यानी जिसमें रेट ऑफ डूइंग वर्क किसमें ज़्यादा हुआ?
जिसमें जिसने थोड़ा टाइम लिया उसमें ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसमें पावर भी ज़्यादा है। देन जिसने उसी काम को 5 घंटों में किया और एक पर्सन है जिसने उसी काम को 1 घंटे में कर लिया, तो जिसने 1 घंटे में कर लिया उसमें पावर ज़्यादा है। जैसे कंपेरिजन इस तरह करो ना, मशीन के सामने देखो, देखना कि वाटर का टैंकर है, उसको एक पंप फिल कर देता है, सपोज करता हूँ कि आधे घंटे में भर देता है। एक वाटर पंप है जो पानी के टैंकर को 1 घंटे में भर देता है, तो जो आधे घंटे में भर देता है हम कहेंगे उस मोटर में पावर ज़्यादा है। उसने काम तो वही किया जो एक मोटर ने किया, वही दूसरी मोटर ने काम किया, उस वाटर टैंकर को फिल कर दिया, पानी उसमें भर दिया। लेकिन जिसने जल्दी भर दिया हम कहेंगे उसकी पावर ज़्यादा है मोटर की, और जिसने देर से भर दिया हम कहेंगे उसकी पावर कम है। तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन को फिर से देखते हैं। पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कोई भी मशीन कितने टाइम में कितना वर्क कर सकती है वो उसकी पावर कहलाती है। आप देख सकते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम टेकन, कि कितना वर्क किया और कितने टाइम में वर्क किया। तो फार्मूला हमारे पास बन गया स्टूडेंट्स, पावर इज इक्वल टू वर्क के लिए W का सिंबल यूज़ करेंगे, टाइम के लिए T का सिंबल यूज़ करेंगे, तो पावर का फार्मूला हमारे पास आ गया W/T। और पावर का यूनिट स्टूडेंट्स वाट है, तो वाट को भी डिफाइन करेंगे। द पावर ऑफ अ बॉडी इज़ 1 वाट इफ़ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जॉल पर सेकेंड। देन अगर कोई पर्सन 1 सेकेंड में 1 जॉल वर्क करता है, कोई मशीन 1 सेकेंड में 1 जॉल वर्क करती है, तो देन हम बोलेंगे उसकी पावर 1 वाट है। और इससे बड़े यूनिट्स कौन से हैं, किलोवाट और मेगावाट। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं किलो 10 के बाद 3 को कहते हैं, मेगा 10 के बाद 6 होता है, प्रीफिक्सेस में आपने पढ़ा। तो यहाँ पर किलोवाट और मेगावाट के लिहाज से बात करें हम लोग, यानी किलोवाट बराबर है 10 के बाद 3 वाट के, MCQs का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मेगावाट बराबर है 10 के पावर 6 वाट, और हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और MCQs के लिए भी 1 हॉर्स पावर स्टूडेंट्स ये बराबर होता है, यानी 1 हॉर्स पावर बराबर है 746 वाट। यानी 746 वाट पावर जब होती है किसी डिवाइस की, किसी मशीन की, तो देन उस पावर को बोला जाएगा 1 हॉर्स पावर बोला जाएगा। और उसका सिंबल है HP, H हॉर्स के लिए, P पावर के लिए, हॉर्स पावर HP उसका सिंबल है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आई होप ये आप लेक्चर को समझ पाए होंगे। आपके माइंड में जो भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। थैंक यू।